नड्डा जी, मुझे ये बताइए कि आपका अध्यक्ष बनने का चुनाव कब हुआ था? बस सीधी सी बात बताइए, क्यों आप अध्यक्ष बने? किन लोगों ने वोट दिया था? कि सिर्फ आप मोदी और अमित शाह जी की मर्जी पर यहाँ अध्यक्ष बने हुए हैं? क्या यही सच है? आप ये बताइए, आप या आरएसएस के किस व्यक्ति ने, इतिहास में मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, किस व्यक्ति ने 3,570 किलोमीटर की यात्रा करने का बीड़ा उठाया? नड्डा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1,000 किलोमीटर संपन्न हो चुका है और उस संपन्नता के सक्सेस के कारण आप घबराए हुए हैं। आपकी पार्टी घबराई हुई, आपकी विचारधारा घबराई हुई है। क्योंकि जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से पहले केरला, अब केरला से कर्नाटक, अब कर्नाटक से आंध्रा और फिर तेलंगाना और फिर महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये यात्रा जब तक कन्याकुमारी कश्मीर पहुंचेगी ना नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी देश से साफ हो जाएगी, उसकी विचारधारा साफ हो जाएगी। क्योंकि लोग आज जो आपने लगातार डेंट दिया है सोसाइटी को, आपने लगातार सोसाइटी और संविधान को जो डेंट देने का काम किया है, उससे ऊब चुके हैं। लोग रोजगार की बात करना चाहते हैं, लोग महंगाई में कमी की बात करना चाहते हैं, लोग लगातार गिरते रुपये को रोकने की बात करना चाहते हैं। लोग आपकी बातों से ऊब चुके हैं। अब कम से कम आपके कुतर्क है वो तो नए लाइए। हर बार आपको मैं पिछले 2-3 साल से सुन रहा हूं, आपकी सुई अटक चुकी है। बार बार भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। अरे जय शाह वहां क्यों बना हुआ नड्डा जी? क्या वो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बना के बैठा है क्या? क्यों बने हुए हैं वो वहां पे? कि किस कारण से बने हुए हैं? अनुराग ठाकुर मंत्री किस कारण से बने हुए हैं? ये बताइए नड्डा जी। इसलिए कुतर्कों को बंद कीजिए और लोगों के जीवन में रोजगार, महंगाई और रुपये के अवमूल्यन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए सोचिए। कांग्रेस पार्टी का प्रियंका वाड्रा इस रेस में नहीं है और 24 साल बाद नॉन गांधी एक प्रेसिडेंट बनेंगे, कैसे देखें? कितनी बड़ी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से तो अपेक्षा करना बेकार है। वहाँ तो 1.5 लोग मिलके एक पाव अध्यक्ष को चुन लेते हैं और उस पाव अध्यक्ष का एक्सटेंशन भी होता है। एक पाव अध्यक्ष को पता भी नहीं पड़ता, वो भी हमारी तरह अखबार में ही पढ़ते हैं कि मेरा एक्सटेंशन हो गया। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीकों से अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं देखी जहां पे 9,000 से ज्यादा पीसीसी के डेलीगेट्स जो देश भर में फैले हुए हैं, जो भारत के हर कोने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा अध्यक्ष चुनेंगे। नड्डा जी, आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपको तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है। आपको संविधान से कोई मतलब नहीं। मैं आपके लिए ये बात नहीं कह रहा। मुझे गर्व है कि हम दुनिया की, और मेरी जानकारी के अनुसार हम दुनिया की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर एक पीसीसी का डेलीगेट, हमारा कार्यकर्ता, अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। हम जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, रोज देते हैं, हमने एक मिसाल कायम करी कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। और मेडिकल एजुकेशन हिंदी में अब उसकी एक जारी किया गया है उन्होंने, और अगला मिशन होगा इंजीनियरिंग बुक्स को भी हिंदी में करने के लिए। आप खुद प्रोफेसर हैं, कैसे देख रहे हैं जो स्टेप लिया जा रहा है? अच्छी बात है। मैं तो खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने तो चार्टर्ड अकाउंटिंग परीक्षा हिंदी माध्यम से लिखी। मेरे परीक्षा में अंकेक्षण सब्जेक्ट होता था, ऑडिट नहीं होती थी, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, लागत लेखांकन होता था। पर मुझे ये बताइए, अच्छी बात है, करिए, आप हिंदी में करिए और रीजनल लैंग्वेज में कीजिए, पर मुझे ये बताइए कि हमारे जो बच्चे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? ये हिंदी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ संस्कृत में कर दीजिए। संस्कृत वो भी उच्च श्रेणी की भाषा है। मुझे गर्व है कि मुझे भी संस्कृत बोलनी आती, समझता भी हूँ। मैं संस्कृत में वार्ता भी कर सकता हूँ, नड्डा जी से भी कर सकता हूँ। उनको नहीं आती होगी, वो अपना ट्रांसलेटर ले आए जो उनको हिंदी में समझा दे। अच्छी बातें हैं, पर आप मुख्य प्रॉब्लम से कब तक डाइवर्ट करेंगे लोगों को? देश में बेरोजगारी क्यों है? वो हिंदी में पढ़ के लोग रोजगार प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उस बात को एड्रेस कीजिए। अभियांत्रिकी की जो विद्यार्थी, नड्डा जी आपके लिए बता रहा हूं, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी के विद्यार्थी जो आज अपने पूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? वो तो मैं तो आपके लिए हिंदी में बोल रहा हूं नड्डा जी, उसके लिए बात कीजिए। अमित शाह जी, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग होता है, सनदी लेखाकार मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है, डॉक्टर को
चिकित्सक कहते हैं हिंदी में, सब बता दिया। अब आप भी ये बताइए इन लोगों को नौकरी कब मिलेगी? जो व्यवसाय प्रबंधन के विद्यार्थी, व्यवसाय प्रबंधन मतलब एमबीए के विद्यार्थी एमबीए किए हुए घूम रहे हैं, उनको नौकरी कब मिलेगी? इसके बारे में बात बताइए। चीजों को डाइवर्ट करके कब तक आप देश के नौजवानों को मिसलीड करोगे? आज भी बेरोजगारी की दर 7 से 8% के बीच लगातार बनी हुई है। उसका क्या कारण है, उसको कैसे निदान दिलाएंगे, उसके बारे में एक व्यापक चर्चा कीजिए। 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार बनने चाहिए थे आपके वादे के अनुसार। 16 करोड़ तो छोड़िए, जो 2000 से 14 से पूर्व जो लोग रोजगार में थे उनका भी रोजगार चले गया। हिंदी, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोई परेशानी नहीं है। डाइवर्ट मत कीजिए, मिसलीड मत कीजिए। 35 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश को, और उन्होंने बोला है कि यूपीआई ने नई पॉसिबिलिटीज इंडिया के लिए अचीव किया है। अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, यूपीआई अच्छी बात है, पर आप तो एक सीधा सा जो पिछले 5-6 वर्षों से हर अर्थशास्त्री, भारत का हर आम आदमी एक सवाल पूछना चाहता है, एक आम नागरिक एक सवाल पूछना चाहता है कि आपने बोला था मोदी जी कि काला धन नोटबंदी के बाद वापस आ जाएगा, कितना आया उसके बारे में एक व्हाइट पेपर दे दीजिए। आपने वादा किया था कि 15 लाख रुपए उस काला धन के बाद, नोटबंदी के बाद हर व्यक्ति के खाते में चले जाएंगे। मोदी जी, मेरे जानकारी में जितने भी लोग हैं उनके यहाँ तो 15 पैसे भी नहीं आए। आपने 15 लाख का वादा किया था। आपने वादा किया था कि नोटबंदी के बाद जो ये आतंकवाद की जो समस्या है, जो फेक करेंसी की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। फेक करेंसी पहले से ज्यादा हो गई। जो रुपया है, जो नोट है, करेंसी नोट, वो मार्केट में ज्यादा प्रचलन में है। और मेरे को एक चीज समझा दीजिए, बस एक लेमैन के नाते पूछ रहा हूं मोदी जी, 500 या 1000 के नोट में काला धन का संग्रहण ज्यादा इजी हो सकता है कि 2000 के नोट में? और 2000 का नोट कहां है मोदी जी? किन के पास है? वो गायब क्यों हो गया? किन लोगों के पास वो पहुंच गया? इन सवालों का आप उत्तर दीजिए। और यूपीआई या डिजिटल ट्रांजैक्शन या लेस कैश, कैशलेस, ये सब आपने बड़ी बड़ी बातें की थी। अच्छी बात है, हम तो कह ही रहे करो, पर आपने कहा था कि यूपीआई लाने का हमारा मकसद ये है कि हम काला धन और जो मार्केट में जो फेक करेंसी है उससे निदान दिलाएंगे। उसका हुआ क्या? आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, रखा है उस पर बोला है कि ये गलत है, और दूसरा ये ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी डिस्कनेक्टेड जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स आए हैं। और भाई ये तो हमने तो की नहीं, तो इंटरनेशनल एजेंसी से की। लगा दो ईडी का छापा उन पे, अगर आपके ज्यूरिसडिक्शन में है। भेज दो इनकम टैक्स को वहां, भेज दो एसएफआईओ को वहां, भेज दो सीबीआई को वहां। शर्म की बात है ये, शर्म की बात है कि इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स पाकिस्तान इज अहेड ऑफ अस। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बातें की थी आपने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने तो खूब खाया, पर देश के लोगों को नहीं खाने दिया। इसलिए भुखमरी में हमारी जो रैंकिंग है वो 121 देशों में 107वें नंबर पर है। और पाकिस्तान जैसे, मतलब मैं कहूंगा जिसकी कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के सामने, उससे हम पीछे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो आंखें बंद करने से समस्या का निदान नहीं होता। आप क्या, कोई भी समस्या आए आप आंख बंद कर लो? नहीं मोदी जी, नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ऐसे नहीं होता है। समस्या को फेस करना पड़ता है। क्यों आज पॉवर्टी में लोग 5 करोड़ 60 लाख लोग कोरोना के दौरान पॉवर्टी के अंदर गए? जिन 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने 2004 से 14 के बीच पॉवर्टी से बाहर निकाला था, वो सिर्फ कोरोना के 1-1.5 साल के अंदर 5 करोड़ 60 लाख लोग पॉवर्टी के अंदर चले गए। इन बातों का जवाब दीजिए। और क्यों प्रतिदिन, प्रति वर्ष हमारी हंगर इंडेक्स में रैंकिंग गिरती जा रही है? क्या आपकी नीतियां, आपके गलत निर्णय, क्या इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है? मुझे एज ए अर्थशास्त्री लगता है कि नोटबंदी, उसके बाद गलत तरीके से जीएसटी, उसके बाद बिना तैयारी के तालाबंदी, इन तीनों निर्णयों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। और उस कमर तोड़ने का नतीजा ये हो रहा है कि भुखमरी के इंडेक्स में दिन ब दिन हमारी रैंकिंग घट रही है। आज दुनिया के 121 देशों में हम 107वें रैंक में हैं।